Uh, in this particular video, we will take forward our lesson, the first lesson, matter in our surrounding. In the previous video, we had discussed about the matter, what are the characteristics of particles of the matter, and we also saw that what are the different states of the matter and what are their properties. Okay, so in this particular video, I will talk about how can we change the state of the matter, what are the different ways through which we can change the state of matter to different state, so like that. Okay, so let us start. My name is Ayas Malik, and I'm going to discuss the very first chapter, part third. Correct. So let us begin that. So NCERT 1.4 it says can matter change its state. क्या हम लोग मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं? So we all know from our observation that water can exist in three states of matter. तो हम सभी को ये चीज़ पता होगी कि वाटर के तीन स्टेट्स होते हैं. वाटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, लाइक सॉलिड व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस. यदि वो आइस होता है तो वो सॉलिड स्टेट में हो गया. एंड लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर, वाटर तो मतलब लिक्विड ही है. एंड द गैस, गैस जो वाटर वेपर में बदल जाता है जब बॉइलिंग वगैरह करते हैं, तो जब वेपर में बदल जाता है देन. सो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. तो सवाल ये है कि मैटर में क्या, मैटर के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं जब वो अपने स्टेट को बदलते हैं. ओके, जब वो एक स्टेट से डिफरेंट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं मैटर के अंदर. एंड व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स. उनके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है. एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस. और ये जो स्टेट का जो चेंज है, मतलब सॉलिड से मतलब आइस से कभी वो वाटर में चेंज हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, तो ये कैसे हो पा रहा है. तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो हम लोग देखेंगे. सो हियर यू हैव टू डू सब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. तो हम लोग मैटर की जो स्टेट्स है उनको चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर के वेरिएशन से. टेम्परेचर चेंज करने से मैटर के जो स्टेट्स होते हैं उनको हम लोग बदल सकते हैं. तो फॉर दैट वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू द एक्टिविटी 1.12. फॉर दैट यू हैव टू टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर. तो आपको एक बीकर के अंदर 150 ग्राम आइस लेना है. एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. और वहाँ उसमें एक थर्मोमीटर रखना है. एंड दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आइस. इसके ऐसे रखना है कि उसका जो बल्ब होता है वो आइस के साथ कॉन्टैक्ट में रहे, एज गिवन इन द फिगर 1.6. ओके, लाइक दैट यू हैव बीकर and this is thermometer. Like that you have to do. Okay, so there is an, we have to see in the next slide. So what happens is that after heating the beaker on a low flame, तो I start heating the beaker on a low flame. तो अब क्या करना है आपको कि बीकर को हल्के आंच पे, हल्के लो फ्लेम पे गर्म करना शुरू करना है. एंड नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग. ओके, तो कुछ समय बाद देखेंगे कि जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू कर देगा. तो जब मेल्ट करना शुरू कर रहा है तो उस टेम्परेचर को आप रिकॉर्ड करेंगे कि किस टेम्परेचर पे आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू कर रहा है. एंड नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. और फिर वो टेम्परेचर नोट करेंगे जब आइस जो है बिल्कुल पानी में जब बदल गया होगा, तो उस दौरान वाटर या जो आइस की टेम्परेचर क्या होगी. ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो वाटर चेंज हुआ, तो उसके जितने भी टेम्परेचर के जो वेरिएशन देखने को मिले कन्वर्जन के दौरान, तो उनको आप रिकॉर्ड करेंगे. एंड नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टेरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. तो फिर आपको अगेन उसको और गर्म करते रहना है. ठीक है, और साथ ही साथ आप उसको ऐसे स्टेयर भी कर सकते हैं. तो जब तक करना है जब तक वो वाटर बॉयल ना करने लग जाए. एंड कीप अ केयरिंग आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज. तो आपको थर्मोमीटर पर ध्यान देना है कि थर्मोमीटर की जो रेंज है वो कैसे चेंज हो रही है जब तक कि वाटर पूरी तरह वेपराइज नहीं हो जाता. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेज स्टेट. तो सारी ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है तब तक कि जब तक वाटर का जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज नहीं हो जाता गैसियस स्टेट के अंदर. सो from this activity what we have seen that on increasing the temperature of solid the kinetic energy of the particles increases. तो क्या होता है कि सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, यदि कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में और उसके यदि हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है. एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने के कारण क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी तेज़ी में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं.
वो काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं, एंड द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इसके कारण क्या होता है कि हीट जो है, जो हीट प्रोवाइड करा जा रहा है, जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो हीट जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, मतलब गर्म करने के दौरान में जब हम लोग उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो उसमें जब वो एनर्जी इंक्रीज़ हो जाता है उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो वो क्या होता है कि द पार्टिकल्स लिव देयर फिक्स पोजीशन। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपना जिस पोजीशन पे वो रहते हैं वो पोजीशन को छोड़ देते हैं और पूरी तरह फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। ओके, मूविंग वेरी मोर फ्रीली। एंड अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स। तो उसी के दौरान एक समय आता है जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एक सॉलिड लिक्विड में, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ये हमें बताता है कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गया तो मीन्स कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और यदि कम हुआ तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। दैट्स ऑल दैट। इफ़ वी सी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यदि आइस की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया 273.16 केल्विन। करेक्ट, ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो मेल्टिंग के प्रोसेस को, दैट मीन्स कि सॉलिड का लिक्विड स्टेट में चेंज होना, वी ऑल्सो कॉल्ड इट फ्यूज़न। सो व्हाट डू वी मीन बाय फ्यूज़न? फ्यूज़न का मतलब हो गया कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में यदि कोई मैटर चेंज होती है, दैट वी कॉल की फ्यूज़न हुआ है। एंड व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेंस द सेम। तो जब एक सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उस दौरान में जब वो पिघल रहा होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो वो सारा जो हीट है, जब जो सप्लाई हो रहा है, वो सारा हीट जाता कहाँ है? सो वी हैव टू सी दैट। Okay, you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. ओके, तो आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व क्या किया होगा कि मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान में, कि जब टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया, मतलब उस पॉइंट तक जहाँ जो आइस है वो मेल्ट करना शुरू कर दिया, तो उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद टेम्परेचर जो है फर्दर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फर्दर बढ़ ही नहीं रहा। तो इसका कारण क्या है? वो इंक्रीज़ नहीं करता जब तक पूरा जो आइस है वो पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाता। तो ऐसा क्यों होता है? सो दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। ये ऐसा फिर भी होते रहता है जब तक मतलब हम लोग हीट कर भी रहे होते हैं तो भी उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। सो दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हीट, तो इसके साथ क्या होता है, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो वो जो हीट जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट पर वो पहुंच गया और फिर भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो वो जो हीट है वो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक करने के दौरान में। सो यदि कोई मैटर के दो पार्टिकल्स है उनके बीच में एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उस दौरान में जो एनर्जी सप्लाई होती है वो कंज्यूम्ड हो जाती है। ओके, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker, okay, and is known as the latent heat. तो ये जो हीट एनर्जी है वो आइस के द्वारा क्या होती है, एब्जॉर्व कर ली जाती है। आइस जो है इस हीट को एब्जॉर्व करता है और अपने, और वो टेम्परेचर को नहीं शो करता है कि कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। सो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये बीकर के जो कंटेंट्स, मतलब जो आइस है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं वो हीट एनर्जी जो है वो छिप गई है ना, वो हमें दिखाई नहीं दी, क्योंकि हीट हमें कैसे समझ में आएगी, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के कारण, और टेम्परेचर कहीं इंक्रीज़ ही नहीं हो रहा। सो वी कैन से कि वो जो हीट एनर्जी है वो कहीं छिप गई। सो दैट्स वाई वी कॉल इट लैटेंट हीट। ओके, that's why we call this heat as latent heat. So the word latent means hidden. तो वर्ड जो latent वर्ड का मतलब होता है वो मतलब होता है hidden, मतलब छिपा हुआ। तो जो छिपा हुआ हीट एनर्जी है वो कंज्यूम्ड हो जाता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के दौरान, तोड़ने के लिए पार्टिकल से। So the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. Okay, तो
1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 किलोग्राम यदि आपके पास सॉलिड है और उसको आप लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसके लिए जो हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी, दैट वी कॉल एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Okay, we call this latent heat of fusion. So the particles in water at 0 degree Celsius or say 273 Kelvin have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. Okay, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि आइस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई वाटर होता है, तो वाटर में ज़्यादा एनर्जी हो गया एज़ कम्पेयर टू द आइस. क्योंकि आइस ने जब आइस को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के दौरान वो जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है वो एब्जॉर्ब हो जाती है आइस के द्वारा और वो वाटर में चेंज हो जाती है. तो वाटर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा एज़ कम्पेयर टू द आइस. एंड व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. और फर्दर जब हम लोग वाटर को हीट एनर्जी और प्रोवाइड करते हैं, मतलब फर्दर बॉयल करते हैं, हीट और करते हैं, तो जो उसके पार्टिकल से और तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं. एंड एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. तो ऐसी तरह यदि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो एक पॉइंट आता है जब जो पार्टिकल्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उनके बीच में जो भी हल्का सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा था उसको भी वो ब्रेक कर देते हैं और वो अपने आस पास वहाँ से बिल्कुल वहाँ उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको पकड़ के रखता है उसको ब्रेक करके बाहर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं. एंड एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेज. तो इस पॉइंट पर आकर, इस टेम्परेचर पर आकर जब वो पूरी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिलीज़ कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो वो अब क्या होते हैं कि वो स्टार्ट हो जाते हैं चेंज होना गैस के फॉर्म में. ओके, तो यहाँ से जो लिक्विड है वो अब गैस के फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है. एंड द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर देता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दौरान, प्रेशर के अंदर, दैट वी कॉल एज बॉइलिंग पॉइंट. ओके, लिक्विड किस टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर रहा है. तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना. बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, मतलब वो एकाएक होती है. उसकी जो यदि वो उस टेम्परेचर पे पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया, तो देखेंगे कि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो बॉयल हो रहे हैं और वो इवेपोरेट होके वो स्पेस में जा रहे हैं. सो इट इज़ अ बल्क फिनोमिना एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेज. तो जो लिक्विड के जो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो कि हीट हम लोग प्रोवाइड करें वहाँ से, और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं. तो वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 373 केल्विन. ओके, तो यदि सेल्सियस के फॉर्म में बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, तो जैसे हम लोग ने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न देखा था कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है कि वो हीट एनर्जी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, वो हीट एनर्जी जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को चाहिए लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट वी कॉल्ड कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. तो उसी प्रकार से वेपराइजेशन का भी क्या हो सकता है कि पार्टिकल्स इन स्टीम, उसी तरीके से हम वेपराइजेशन का क्या बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को कितनी हीट चाहिए वेपर में कन्वर्ट होने के लिए at its boiling point. Okay, that heat energy we call it latent heat of vaporization. Okay, so further see, particle in steam, that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature. तो हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को देखेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम को देखेंगे, यानी वेपर को देखेंगे, तो वेपर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर, बिकॉज उसने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कंज्यूम कर लिया. दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव अब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर ली जाती है स्टीम के पार्टिकल्स के द्वारा. दैट्स वाई वो जो है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है. सो दिस इज़ अ फ्लो चार्ट. एज वी हैड डिस्कस, सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज करने वी हैव टू हीट इट. यदि गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, फर्दर गर्म करेंगे तो गैसेस में होगा. इसका रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं हम. यदि गैसेस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, एंड देन फर्दर कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा. So like that. So we infer that state of matter can be changed into another state by changing the temperature. तो इन सारे डिस्कशन से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हम मैटर के स्टेट होते हैं उनको हम दूसरे स्टेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर को
चेंज करके. एंड वी हैव लर्न दैट द सबस्टांसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. तो हमने देखा कि सिर्फ हीट देने के कारण सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है. बट देयर now we have to see, but there are some that changes directly from solid state to gaseous state. लेकिन हमें एक और चीज़ देखना है कि कई सारे ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में डायरेक्ट चेंज ना होके वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में चले जाते हैं. मतलब उनको हीट करने पर वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड टू गैसेज स्टेट. एंड इसका उल्टा भी रिवर्स भी हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए. सो फॉर दैट वी डू अ सिंपल एक्टिविटी 1.13. तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक सम कैम्फर. आपको कुछ कैम्फर लेने हैं, यानी जो कपूर होता है पूजे में जो इस्तेमाल होती है, और या आप एमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं. उनको क्या करना है कि आपको क्रश करना है और उसको चाइना डिस्क पे रख देना है. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिस्क. तो इस प्रकार से जो फिगर में दिया हुआ है इस प्रकार का एक इन्वर्टेड फनल लेना है, फनल, और उसको चाइना डिस्क के ऊपर रख देना है. एंड पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल. तो फनल के जो टॉप वाले पार्ट पर कॉटन वहाँ पे भर देना है, कॉटन प्लग कर देना है. तो नाउ हीट स्लोली ऑब्जर्व, और धीरे धीरे क्या करना है, उसको गर्म करना है. तो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. तो इस पूरे एक्टिविटी को करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा. तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो जैसे जो कैम्फर होता है वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, और जैसे हम लोग हीट करते हैं तो क्या देख पाएंगे कि जो कैम्फर है वो धीरे धीरे हीट होने के बाद वो डायरेक्टली जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना होकर डायरेक्ट जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो तो कैम्फर वी कैन से चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. सो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, या गैस जो है डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाता है. दैट प्रोसेस वी कॉल एज सब्लिमेशन प्रोसेस. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि टेम्परेचर के कारण हम लोग मैटर के स्टेट्स को किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फर्दर वी विल सी कि और कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हम लोग हीट करने से चेंज कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से. सो सेकंड थिंग इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर के कारण भी, प्रेशर के चेंज करने से भी हम लोग पार्टिकल जो मैटर होते हैं उनके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं. ओके, दबाव से, दाबने से, या प्रेशर उसको प्रेशराइज करने से ऐसा हो सकता है. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा कि जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो, उनके स्टेट्स के बीच में वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में किस प्रकार का डिस्टेंस है, उस बेसिस पर उसकी स्टेट का डिसाइड होता है कि वो कौन से स्टेट का है. दैट मीन्स कि यदि मैटर के पार्टिकल्स बहुत पास पास में हैं तो वी से कि ये सॉलिड स्टेट में है. यदि इनके पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो गए हीट देने के कारण, सो दैट बिकम्स कि लिक्विड स्टेट हो गया, और गर्म करने के कारण और काफ़ी दूर दूर पे हो गए, सो वी से कि ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए. ओके, so it depends on that. So what will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder. तो अब क्या होगा यदि हम लोग किसी गैस पर प्रेशर से, यदि गैस को प्रेशराइज करेंगे, उस पर दबाव डालेंगे और किसी सिलेंडर के अंदर उसको बंद करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा उसके साथ. विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर. तो क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो एक साथ एक पास में आ सकेंगे. डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. तो आपको क्या लगता है कि जो प्रेशर को चेंज करने से, बढ़ाने से या घटाने से मैटर के स्टेट में कोई प्रभाव पड़ता होगा. सो हियर गिवन 3 पिस्टन्स. ओके, यहाँ पे 3 पिस्टन दे रखा है. एक पिस्टन को उतना नहीं दबाया हुआ है, दूसरे पिस्टन में थोड़ा सा प्रेशर के कारण इसको दबाया गया, और तीसरे पिस्टन में बिल्कुल दबाया गया. सो अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर. तो प्रेशर देने से क्या कर सकते हैं हम लोग, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको पास में ला सकते हैं. दे कैन कम क्लोजर. सो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. तो हम लोग गैसेस को लिक्विड में चेंज करने के लिए, यदि कोई मैटर गैसेस फॉर्म में उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए हम या तो कर सकते हैं कि टेम्परेचर कम कर दें, यानी टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के कारण वो क्या होगा, वो कूल होता चला जाएगा, मतलब जो पार्टिकल्स है वो और पास आते लग चले जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा. और या कर सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स को प्रेशर प्रोवाइड करें. सो
तो हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करके भी, प्रेशर को बढ़ा के, सॉरी अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर देने के, प्रेशर अप्लाई करने से जो है कि हम लोग गैस को लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। एंड हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2? तो क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्या, इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हम लोग हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं। सो क्या होता है कि सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज स्टेट। जो सॉलिड CO2 होता है उसको हम लोग डायरेक्टली गैसेज स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि उसके प्रेशर को डिक्रीज़ कर दिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे कर देने पर। यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर से यदि नीचे करेंगे उसके प्रेशर को, तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैसेज स्टेट में विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, डायरेक्ट गैसेज में जाएगा। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो यही कारण है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। ओके, सो वो डायरेक्टली जो है वो आइस में कन्वर्ट, सॉरी गैस में कन्वर्ट हो जाता है और इन द प्रेशराइज्ड फॉर्म वो एक सॉलिड की तरह दिखाई देगा। दैट्स वाई thus we can say that the pressure and temperature determine the state of a substances whether it will be solid, liquid or gaseous। तो इन सारी डिस्कशन के बाद हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो किसी भी सबस्टांस के स्टेट को डिसाइड करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। वो किस प्रकार से चेंज हो सकते हैं, तो टेम्परेचर के चेंज करने से या प्रेशर के चेंज करने से। सो हियर इज़ अ कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, इंटर कन्वर्जन। यदि हम लोग सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन, और यदि लिक्विड से सॉलिड में आ रहे हैं दैट वी कॉल एज सॉलिडिफिकेशन। एग्जाम्पल आप देखते हैं लाइक फ्रीज़र में जब आप वाटर को रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉलिडिफिकेशन। यदि लिक्विड से गैस में जाते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, वेपर में चेंज हो रहा है। और यदि गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है दैट वी कॉल एज कंडेंसेशन। सो वी सी कि रेनफॉल कैसे होता है, वाटर जब वेपराइज होकर क्लाउड्स में कन्वर्ट होते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, वो दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और रेन के फॉर्म में आता है, दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट भी सी, यदि सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है दैट वी प्रोसेस एज वी हैव सीन कि सब्लिमेशन बोलते हैं। और इसके वाइस वर्सा को भी, यानी इसके उल्टे को भी, मतलब गैस से यदि वो सॉलिड में चेंज हो रहा है दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन वी हैड टॉक्ड अबाउट व्हाट, कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैड सीन कि यदि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं दैट कैन बी इफेक्टेड, और यदि प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके कारण भी चेंज हो सकता है। तो फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच।